दोस्तों नमस्कार। चुनाव आयुक्त जो है, वो अब एक एक्शन में आ गए हैं। ये एक्शन वही है जिसका अक्सर हम लोग इंतज़ार करते हैं। हम सोचते हैं कि जो नेता है, जब वो बदज़बानी करेगा या फिर कुछ गलत ऐसी बात कर जाएगा चुनाव में, जो कि चुनाव के हिसाब से सही नहीं है, तो फिर ये बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे क्योंकि इनसे पहले भी कई बार सवाल किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे-सीधे सवाल कर लिया गया कि भई आप जो है, वो विपक्ष पर ही अपना चाबुक चलाते हैं चुनाव आयुक्त। आप सत्ता पक्ष की तरफ देखते तक नहीं है। मोदी जी भी कई बार बहुत कुछ बोल जाते हैं, अमित शाह भी बहुत कुछ बोल चुके हैं, तमाम नेता बहुत कुछ बोल चुके हैं और बीजेपी के नेताओं को तो जैसे एक फ़हरिस्त सी बना देते हैं, क्योंकि जैसे टॉप लीडर कुछ बोलेगा तो बाकी लोग भी बोलना शुरू कर देंगे। इस तरह से अब सवाल इसलिए है कि सत्ता पक्ष को ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए, इसलिए उस पर नज़र भी होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष जो कि अक्सर इस चाबुक के तले आ जाता है। खैर, अभी जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो चुनाव आयुक्त हैं अ राजीव कुमार जी, उन्होंने कहा है कि जो नेता हैं वो कुछ भी गलत ना बोले, इसके लिए उन्होंने अपने अधिकारियों को न ये ऑर्डर दे दिए हैं कि तुरंत एक्शन लीजिए। तो दरअसल अरविंद सावंत है शिवसेना यूबीटी के लीडर, उन्होंने शाइना एनसी जब थी वहाँ पर तो इस ऐसी कुछ बात कही, हालाँकि उन्होंने उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि विदेशी माल जो होता है वो सही इम्पोर्टेड माल ठीक नहीं होता है और देसी माल ही ठीक है। इस तरह की कुछ शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की थी और कुछ इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के चुनाव में बेटी ले जाएँगे, रोटी ले जाएँगे, माटी ले जाएँगे, इस तरह की बातें की थी। चुनाव आयुक्त की नज़र ले जानी थी इस बात पर कि मोदी जी क्या कह रहे हैं और चुनाव आयुक्त की नज़र गई है उस बात पर, शाइना इनसी वाली बात को लेकर, जबकि उन्होंने मतलब इस बाकी सारे पूरे बवाल जो हुआ ये, इस बात को जो उठाया गया, हालाँकि बीजेपी बहुत स्मार्टली इन बातों को उठाती है। आपको याद होगा कि कैसे संसद में भी स्मृति ईरानी कई बार जिस तरह से राहुल गांधी को इस बात पे टारगेट पे ले चुकी हैं, जो कि उन्होंने किया नहीं, उनको पता नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात पर बहुत बड़ा बवाल किया। इसी तरह की परिस्थिति यहाँ पर है। रमेश बिधूड़ी आपने देखा था कि कैसे वो पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा बदज़बानी, अब तक का सबसे शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं संसद में। ये सब भी हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता है और यहाँ पर रिएक्शन पर भी एक बड़ा एक्शन हो जाता है। खैर, बात ये है कि राजीव कुमार जी मोदी जी को कुछ क्यों नहीं कहते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती जी हैं और उन्हीं से समझते हैं कि ये भेदभाव क्यों है? क्या पहले भी चुनाव आयोग में इस तरह का भेदभाव था? क्या अब ये भेदभाव कभी खत्म होगा कि नहीं होगा? या इसे बैलेंस तरीके से ही वो देख रहे हैं? सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि टीएन शेषन की बात लोग करते हैं अक्सर, जब वो चुनाव आयुक्त थे तो बहुत कुछ ऐसा था जिसकी चर्चा और जिसकी मिसालें दी गई हैं। लेकिन अब जब बात हो रही है यहाँ पर राजीव कुमार जी की, तो उस वक़्त में बहुत भेदभाव, लगातार आरोप, लगातार केचुआ आयोग तक कह दिया गया चुनाव आयोग को। लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी शायरी करते हुए बड़े आराम से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, कभी वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं और कभी अब ये ऐसे इंपॉर्टेंट मौकों पर जब उनकी नज़र हर पर बराबर होनी चाहिए, वो समझ नहीं आ रही है सर ये क्या चल रहा है? ये मेरी नज़र से देख रही हूँ मैं या आपकी नज़र से दुरुस्त कर दीजिए सर क्या है ये? विनीता जी, जब आप पहले तो आपके न्यूज़ नशा के दर्शकों का और आपका अभिवादन। अभी जब आप सवाल कर रही थी, बोल रही थी, तो मेरी नज़र में चेहरा घूम रहा था टीएन शेषन का। उसके बाद घूमा मेरे पास नसीम जैदी साहब का। फिर चेहरा घूमा एसवाई कुरैशी का। ये तीनों मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे देश के रहे हैं। ये बात मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि टीएन शेषन को राजीव गांधी ने अपॉइंट किया था। जी। टीएन शेषन चुनाव आयुक्त राजीव गांधी द्वारा बनाए हुए थे, लेकिन टीएन हुँ। शेषन ने इलेक्शन में एक भी बात राजीव गांधी की नहीं मानी, न उनकी सलाह मानी, न उनसे बहुत ज्यादा मिलने गए। ये हमारे यहाँ के आदर्श रहे हैं। नसीम जैदी ने एक भी बात उस समय की सरकार की नहीं मानी, बल्कि उन्होंने उन लोगों की मदद की जिनका नॉमिनेशन वहाँ के ऑफिसर ने, मैं राजस्थान का एक केस जानता हूँ कि जिसमें उसने कुछ पैसे लेके अपोनेंट से एक कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल कराया। जैसे ही नसीम जैदी साहब के सामने ये बात आई, उन्होंने उसको
फौरन रोका और उसको ठीक करवाया। तीसरे एसवाई कुरैशी साहब, जो आज भी हमारे बीच में हैं, जो हमारे सामने बहुत सारी बातें आजकल कहते रहते हैं और अच्छी बातें कहते हैं, और वो हमारे ईवीएम के सिस्टम को बहुत सही बता रहे हैं। लेकिन लोग अब सवाल कर रहे हैं, कल कुरैशी जी से किसी ने सवाल किया, ऐसा मुझे बताया गया कि अमेरिका में तो चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है और आप अमेरिका का अनुसरण करते हैं, आप अपने यहाँ मशीन से क्यों चुनाव करा रहे हैं? जबकि सबने ये कहा कि ये मशीन जो भी चिप की चीज़ है, जो प्रोग्राम जिसका हो सकता है, वो हैक की जा सकती है। पर सवाल आपका है राजीव कुमार जी के ऊपर। तो टीएन शेषन, नसीम जैदी और एसवाई कुरैशी साहब के साथ राजीव कुमार का नाम अगर आप जोड़ना चाहें, आप नहीं जोड़ पाएँगे। अगर आप इस देश के ईमानदार नागरिक हैं, तो आपको जोड़ने में हिचक लगेगी। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार जी जिस दिन से बने हैं, उस दिन से उनके ऊपर ये आरोप है कि ये पक्षपात करते हैं। उस दिन से ये आरोप है कि ये चीज़ों को गलत ढंग से देखते हैं। उस दिन से ये आरोप है कि वो एक अलग तरह के इंस्ट्रक्शन देते हैं और इलेक्शन कमीशन में वो अपने साथ बाकी 2 लोगों की बात नहीं सुनते हैं। बहुत दिनों तक तो वो अकेले रहे, उसके बाद 2 उनके साथ के लोग आए, उनकी भी बात बहुत ज़्यादा नहीं सुनते हैं। राजीव कुमार जी एक तरह के ऐसे ताकतवर आदमी हैं जो डिक्टेटरशिप की तरफ आसानी से बढ़ जाता है और उनके शायद आदर्श सरकार में ही बैठे बड़े लोग हैं। राजीव कुमार जी ये भूल जाते हैं कि जब आदमी, मैं गाँव की बात करता हूँ, जब आदमी गाँव में कितना भी खराब हो, लेकिन अगर वो पंच की कुर्सी पे हो और पंच परमेश्वर कहते हैं, तो वो कोई भी गलत फैसला देते हुए डरता है। जब डॉक्टर के हाथ में चाकू होता है और पेट फाड़ता है, तो ये नहीं सोचता ये किस जाति का है, ये इसने हमको कितना पैसा दिया। अपवाद हैं कि जो ऑपरेशन टेबल पे कर देते हैं और फिर भी पैसा माँगते हैं लोगों से, कि हमको पैसा दो नहीं तो हम इसका पेट से लेंगे ही नहीं। इस तरह के उदाहरण हैं। लेकिन ये लेकिन ये अपवाद हैं। सच्चाई क्या है, कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज़ की जान कभी जानते-बूझते नहीं ले सकता है। उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल है, वो देश में चुनाव कराना और ईमानदार सरकार बनाना है, जिसको लोग चाहते हैं। लेकिन जो आदमी इसको नहीं करेगा, उसको इतिहास कैसे याद करेगा? शायद इसका राजीव कुमार जी को इसलिए इसकी कोई चिंता नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं, जो इतिहास में बड़े गलत तरीके से याद किए जाएँगे। तो वो भी सोचते हैं कि हम अभी की ज़िंदगी देखें, हम बाद की क्या देखेंगे? अभी आपने एक नाम लिया हमारे चीफ जस्टिस का चंद्रचूड़ जी का। अब जो आदमी इतनी बेशर्मी के साथ, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बेशर्मी शब्द कह रहा हूँ, जो इतनी बेशर्मी के साथ ये कह सकता है कि जब राम जन्मभूमि का फैसला करने का वक़्त आया, तो मैं देवी के सामने बैठ गया, भगवान के सामने, कि मैं क्या फैसला करूँ? तो उन्होंने कहा अपनी आस्था के हिसाब से फैसला करो। मतलब उन्होंने सारी ज़िंदगी जितने फैसले किए, उन्होंने जितनी कानून की किताबें पढ़ी, वो सारी बेकार, और एक वाक्य में उस आदमी ने अपने को दुनिया के सामने नंगा कर दिया, जिनका नाम चंद्रचूड़ है। इसलिए मेरा ये कहना है कि राजीव कुमार जी को भी ये सोचना चाहिए कि इतिहास उनके बारे में कैसे सोचेगा और लोग, उनके परिवार के लोगों को किस नज़रिए से देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है और इस पद के ऊपर हर जगह आरोप लगे। हरियाणा में कांग्रेस ने सबूत दिए कि इस तरीके से मैं जितने जब जो आप ये कैसे हो सकता है कि 11 दिन तक आप इतने टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, जबकि आज अगले दूसरे दिन चुनाव का परिणाम आ जाता है, वोट कितने पड़े ये 11 दिनों तक आपकी वेबसाइट पर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे करेक्शन होते रहे। 11 दिनों तक हरियाणा के इलेक्शन के करेक्शन होते रहे कि कितने वोट कहाँ पड़े, कितने नहीं पड़े, इतने नहीं इतने पड़े, इतने नहीं इतने पड़े। तो ये आदमी जब एक माफ कीजिएगा, जब एक गाँव में शब्द है थेथर, उसका गंदा हिंदी में अनुवाद है बेशर्म। जब वो बेशर्म हो जाता है या थेथर हो जाता है, तो फिर वो किसी चीज़ को नहीं देखता कि वो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। वो अपना गलत काम करता चला जाता है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हरियाणा में जिस तरीके के फैसले दिए, उस तरीके से, और महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव के फैसले दिए। अब मुझे ये बताइए कि अभी एक शब्द और महाराष्ट्र में सीजेआई, अरे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसके ऊपर सवाल उठाया है। एक बलि का बकरा किसी नेता ने कह दिया।
तो उस बलि के बकरे को भारतीय जनता पार्टी के महिला नेताओं ने ये कहा कि ये महिलाओं के ऊपर आक्षेप है। उन्होंने औरतों के अपमान से इस बलि का बकरा, हिंदी में जब से हिंदी के मुहावरे बने हैं, बलि का बकरा यानी कितने हजारों साल पुराना मुहावरा है, लेकिन उन्होंने इसको बना दिया और महिला, उन्होंने कहा कि तो महिलाओं के खिलाफ बलि का बकरा का क्या मतलब है, इसका मतलब महिलाएं बलि का बकरा है। उनके उनके नारीत्व के ऊपर उसने सवाल उठा दिया। आप किसी भी चीज को एक वैसे सवाल उठाते हैं, जैसे बीच में क्या हुआ था अभिनेता जी, कि एक समाज के लोग जिनको अगर जाति का नाम लें तो पुलिस मुकदमा लिख लेती है, तो बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल जी किया। उन्होंने गांव के किसी भी आदमी के खिलाफ जिससे झगड़ा था, एक मुकदमा लिखा दिया, इसने मुझे हमको जाति सूचक गाली दी है, वो जेल में चला जाता था और उसकी सुनवाई 6 महीने तक तो होती नहीं थी, और फिर 6 महीने के बाद और बढ़ जाता था, तो साल साल भर लोग जेल में रहे। प्रश्न बाद में सुप्रीम कोर्ट ने और इसमें इसमें कुछ बहुत फैसला सारे किया। फर्जी मुकदमे भी हुए हैं इन पर। वही मैंने कहा ना कि वो इसीलिए फर्जी मुकदमे हुए ना, क्योंकि बदला लेने के लिए आपने किसी के नाम लिखा दिया। मान लीजिए कल आप, मान लीजिए दलित हैं और मैं आपसे कुछ कह दूं और मेरी शिकायत मेरी लगा दें कि इन्होंने तो प्रोग्राम करते हुए मुझे ये जात सूचक गाली दी, तो मैं तो 6 महीने तो बाद में होंगे, पहले तो जमानत ही नहीं होगी, अरेस्ट हो जाऊंगा मैं। तो ये उसी तरीके से दहेज वाला, कि माँ औरत अगर कह दे कि इस पति ने मुझे पीटा है या जी सास ने पीटा है, तो पहले वो जेल में जाएंगे, बाद में उनकी सुनवाई होगी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को लेकर के एकदम खामोश है। और शायद यहाँ पर लगता है कि ये कई सारे लोग, पदों पर बैठे लोग, नाम नहीं, पदों पे बैठे लोग, उनमें एक अपनी आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि हमको किस तरीके की फैसले देने हैं, किस तरीके की व्यवस्था करनी है और किस तरीके से एक रजीम को सपोर्ट करना है। जनता को सपोर्ट नहीं करना है। जनता जनता के दुख दर्द से उनका लेना देना नहीं है, फैसलों से कोई लेना देना नहीं। यही सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा हम बीच बीच में ला रहे हैं, इसमें लाखों लोग जेल में सिर्फ इसलिए पड़े हुए हैं कि वो 25 रुपए की जमानत राशि जुर्माना नहीं दे पाए और 4 4 5 5 साल से जेल में बंद हैं। उन लोगों का क्या है कि जो जिनके ऊपर हो जाता है कि ये बम विस्फोट में शामिल थे और 10 साल 15 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि नहीं ये तो निर्दोष थे, तो उनके उन उन दिनों की कोई कीमत है या नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा। वो पुलिस ऑफिसर, वो जज जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक उल्टे फैसले दिए, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसके जो 10 साल 15 साल जेल में बीते ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, उसका हिसाब कौन देगा। उसी तरीके से राजीव कुमार जी जिस तरीके के फैसले कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों के बीच उनकी साख जा रही है, अगर हमारा देश कोई और देश होता तो वो सीजीआई के, अरे इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एक लोगों के बीच में रेफरेंडम करा लेता, या बहुत सारी सर्वे एजेंसी अपनी तरफ से रेफरेंडम कर देते, एक ओपिनियन ले लेते कि इनके बारे में लोगों की क्या राय है, पता चल जाता। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ये परंपरा नहीं है, और जो जो सर्वे एजेंसी है वो भी एक वेपन का काम करती हैं राजनीतिक दलों के लिए, और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ये पैसे लेके काम करती है। हर हफ्ते इनके सर्वे बदलते हैं, ये जिस पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लेते हैं हफ्ते 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 ऊपर घटाते बढ़ाते रहते हैं, और अंत में जाकर के फिर एक के पक्ष में पूरा एक माहौल बन जाता है। और हमारे देश में क्या, अमेरिका में हुआ, अमेरिका में इस बार कौन सा सर्वे सही साबित हुआ, राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ कौन सा सर्वे सही साबित हुआ, कोई सर्वे नहीं साबित हुआ, कोई टेलीविजन के कमेंट्स नहीं सही साबित हुए। लेकिन हमारे देश में वहां पर ये पैसा लेके नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ पैसा लेके होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर साहब किसी दबाव में आते होंगे, लेकिन उनकी समझ ऐसी है जो देश के लोगों के बीच उनकी साख खत्म कर रही है, और उनकी साख खत्म हो चुकी है एक तरीके से। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो आपने कहा कि अगर शब्दशः अगर वो हिंदी जानते हैं, चूंकि वो शेर व शायरी करते हैं, इसका मतलब हिंदी जानते होंगे, तो ये आयातित माल या इम्पोर्टेड माल और ओरिजिनल माल का अर्थ क्या है, इसमें कहाँ पर अपमान है, कहाँ पर भाषा की गंदगी है। हिंदी भाषा को, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये चाहिए कि देश के चुने हुए 5 उर्दू के विद्वान और 5 हिंदी के विद्वान, उनकी एक कमेटी बना दें भाषा को, अगर वो नहीं जानते हैं तो।
तो जो हिंदी और उर्दू में कहते हैं, अंग्रेजी तो वो समझते ही हैं, तो उनकी उनकी राय लें कम से कम कि ये उस दायरे में आता है, अपमान के दायरे में वाकया नहीं आता है। दुष्यंत कुमार तो जेल में होते, अगर आज इन्होंने अपनी गजलें गजलें लिखी होती तो माना जाता कि ये तो। और छोड़ दीजिए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मैंने स्टोरी की थी विनीता जी कि मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। मनमोहन सिंह डेमोक्रेट थे, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, और हमने सबूत दिए थे कि मनमोहन सिंह ने क्या क्या गलती की हैं जिसकी वजह से वो जेल जा सकते हैं। लेकिन अगर आज हम स्टोरी कर दें तो आजकल तो कानून ही बदल दिया है उन्होंने, एविडेंस का कानून, प्रेस एक्ट का कानून। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उनको थोड़ी हिंदी भी अच्छी सीखनी चाहिए, और हिंदी के विद्वानों से और अंग्रेजी के विद्वानों से संपर्क भी रखना चाहिए, और खासकर उर्दू के, कि जो कहा है उसने उन्होंने हिंदी में शब्द इस्तेमाल किया कि इम्पोर्टेड माल हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। अब इसमें कमी निकाल के दिखाइए। कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कहने को तो लड़कियां ये भी कह देती हैं कि उसने मुझे घूर के देखा, तो इसका मतलब है कि उसने हमारे ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया। आप कुछ भी कह सकते हैं, भले ही उसने देखा हो, नहीं देखा हो, उस लड़की में उसको अपनी बहन याद आई हो, कोई माँ या मौसी याद आई हो, लेकिन अगर कोई लड़की कह दे कि हमें इसने देखा, ये एक तरीके से सेक्सुअल अब्यूज है, तो अब उसका क्या कहा जाए। इसका मतलब है कि हमारे अपने भीतर जो लोग ये नेता हैं, इनके भीतर टॉलरेंस की भी कमी है, इनके भीतर वाक्यों का व्यंग समझने की भी शक्ति समाप्त हो गई है। जो शब्द होते हैं, जो मुहावरे होते हैं, हजारों साल के अनुभव से बनते हैं। तो ये इम्पोर्टेड माल और ओरिजिनल माल ये लेकिन सर अ, जिस अमित तरह शाह की से भाषा अब में जो जुमला है, हाँ अमित शाह की भाषा में ये जुमला जुमला है, तो जुमला जी जुमला अगर है तो जुमला गलत कैसे हो गया। जी। जी लेकिन सर जो शब्दों का इस्तेमाल आपने सीजीआई चंद्रचूड़ और सी राजीव कुमार के लिए किया, मुझे चिंता ये कि अब इन शब्दों की जहां पर वो ऐसे शब्दों पर एक्शन ले सकते हैं, तो बेशर्म और कि वो जनता के सामने नंगे हो चुके हैं, ऐसे शब्दों पर तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन वो इस बात पे ले सकते हैं। मैं नहीं ये वो जानना चाहे नहीं वो जी चाहे वो चाहे ऑब्जेक्शन ले, चाहे मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। मैं पत्रकार हूं और मैं आंख में आंख डाल के लिखता हूं, आंख में आंख डाल के बात करता हूं। मैं छुपे हुए तरीके से बात नहीं करता। सीजीआई की जो साख जिसकी धुर्रे उड़ रहे हैं हिंदुस्तान में, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की साख मटियामेट हो चुकी है देश के लोगों की आंखों में। तो मैं कहूंगा कि ठीक है, आप हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हमारे खिलाफ तो राज्यसभा ने भी 4 विशेषाधिकार प्रस्ताव दिए थे। राज्यसभा ने जब हमने स्टोरी की थी कि संसद में जानबूझ करके बिल अटकाया गया है, इसका बैकवर्ड को अधिकार देने का, उसके ऊपर 4 विशेषाधिकार आए थे। हमने जवाब दिया, हमने उसका सामना करने के लिए तैयार थे। मैं उनसे भी कहूंगा कि आप हमारे खिलाफ कीजिए, हम भी आपको जवाब देते हैं, और अगर नहीं जवाब देते हैं तो हम आपको चुनौती देते हैं कि आप एक रेफरेंडम करा लीजिए। किन्हीं भी 3 या 4 चैनल को, जो आपके समर्थक चैनल है, उन्हीं से कहीं रेफरेंडम करा लें आपकी साख के बारे में। सवाल देश की जनता के मन में अगर किसी के प्रति विश्वास उठ गया विनीता जी, तो वो आदमी सत्ता में कितने भी बड़े पद पे रहे, उसकी साख खत्म हो जाती है। इसका एग्जाम्पल अगर कोई है तो जी राजीव गांधी है। 414 सांसदों के साथ साल भर के भीतर उनकी साख देश में खत्म हो गई थी, और दीवार पे लिखा जाने लगा था, देश का सबसे बड़ा दलाल कौन। और किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं थी, भी अपने आप जवाब देती थी, एक नाम ले लेती। उनकी जो साख खत्म हुई है 3.5 साल में, राजीव गांधी की 414, मोदी जी के पास तो अभी 240 ही 45 है। चार तो ये साख का उदाहरण है कि साख, और राजीव गांधी जब आए थे, इतने बड़े ईमानदार माने गए थे कि कोरी स्लेट हैं, ये देश में नई क्रांति लेके आएंगे, उन सारे लोगों को दूर रखेंगे जो लोग सत्ता को करप्ट करते हैं। और ये उन्होंने उस समय के अपने वित्त मंत्री से कहा भी था, और वित्त मंत्री जब उसके ऊपर चले तो फिर श्री अमिताभ बच्चन या बाकी लोगों के कहने से राजीव गांधी ने वीपी सिंह को ही हटा दिया। उस समय उसके बाद जो चुनाव हुआ, उसमें हर जगह दीवार पे लिखा मिलता था गांव में, देश का सबसे बड़ा दलाल कौन। ये साख खत्म होने की निशानी है। आप प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं,
लेकिन अगर देश की जनता आपको मान ले कि आप दलाल हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? उसी में वो हार गए। उसी तरीके से हमारे चीफ जस्टिस साहब या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, इनको साख क्या है ये समझना चाहिए। देश की जनता के बीच में अगर आप एक तरीके से अपना गौरव खो चुके हैं, आपका चेहरा धूमिल हो जाता है, तो आप कुछ भी बने रहें, आप कहीं जाएँ, लोग पीछे से कहेंगे देखो दलाल जा रहा है। देखो देखो ये ऐसा आदमी जा रहा है जिसने ये फैसला किया। लोग बोलते हैं, हर एक का मुँह तो आप नहीं पकड़ सकते हैं, अगर आपने गलत किया है तो। सही को भी गलत कहने वाले लोग हैं, लेकिन अभी हमारे देश में गलत को कहने वाले ज़्यादा हैं। सही को गलत कहने वाले सिर्फ़ व्हाट्सएप पे हैं या ट्विटर के ऊपर हैं। लेकिन आम जनता जो व्हाट्सएप और ट्विटर से दूर है, वो सही को सही कहती है विनीता जी और गलत को गलत कहती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को अपने सामने फोटो देखनी चाहिए जिन 3 लोगों के नाम मैंने लिए। एक तो लिंगडो की भी बात मैं कर रहा हूँ, उनका भी नाम जानने लायक है। लेकिन जी। सबसे बड़ी चीज़ है कि टीएन शेषन साहब, नसीम जैदी साहब और एसवाई कुरैशी साहब, इनका फोटो सामने रखें और इनके फैसलों को देखें कि इनके सामने जब मुकदमे आते थे या विषय आते थे, तो ये कैसे उसका जवाब देते थे और कैसे फैसले करते थे। नसीम जैदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपॉइंट नहीं किया था, लेकिन नसीम जैदी ने किसी का कभी पक्ष नहीं लिया। उसी तरीके से एसवाई कुरैशी साहब किसी का पक्ष नहीं लिया। हम गर्व से कहते हैं, टीएन शेषन साहब का ने किसी का पक्ष नहीं लिया, बल्कि राजीव गांधी के हारने की वजह अगर कहीं कोई थे, तो टीएन शेषन थे, क्योंकि उन्होंने चुनाव बिल्कुल फेयर करवाए थे, 89 के इलेक्शन। इसलिए मेरा ये कहना है कि इन तीनों को सामने रखते हुए राजीव कुमार जी को अपने आचरण में और अपने भाषा में, अपने फैसलों में वो सुधार करेंगे, तो देश उनको याद रखेगा, और नहीं करेंगे, तो वो जाने और इतिहास जाने और देश के लोगों का मन जाने। जी सर, आपने जिन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों का ज़िक्र किया है और उनके काम वाक़ई में, उनके फैसले और उनके एक्शन वक़्त-वक़्त पर जिस तरह के रहे, वो अपने आप में मिसाल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी सही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो अभी है वर्तमान में, राजीव कुमार जी, उनसे अब मीडिया सीधे-सीधे जिस तरह से सवाल करने लगी है, उसके बाद ये समझ में आता है और उनको भी समझ में आता है, जैसे कि हाल ही में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जो है, अब तो उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनके मुंह पर किसी एक पत्रकार ने सीधे सीधे बोल दिया कि अब आपसे जनता खुश नहीं है। और उसके बाद से देखने को मिल रहा है कि किस तरह वो एक के बाद एक सफाइयों का दौर उनका शुरू हो गया है, बार बार सफाइयां दे रहे हैं, वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी सर। आपने फिर सीजेआई का जिक्र किया। सीजेआई के पत्रकार ने जो कहा वो तो कहा, लेकिन कोर्ट के भीतर उनकी अपनी जज साथी, जज जो जूनियर जज हैं, उन्होंने उनके ऊपर सवाल उठाया कि आपने जिन दो कृष्ण अय्यर और एक नाम और है, दो जजों के ऊपर आपने टिप्पणी की, तो वो टिप्पणी आगे लोग हमारे और आपके ऊपर भी करेंगे बाद में चल के। जो जज आएंगे सिटिंग जज, वो आपके ऊपर टिप्पणी करेंगे, आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी उनके ऊपर। जूनियर जज ये सीजीआई के बीवी खिलाफ नागरत्ना की हाई बात करें, अब कोर्ट, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जी बीबी अभी नागरत, बोला है। जी जी, हम्म। तो उन्होंने हम्म। बोला तो उनको शर्म तो आई होगी, शर्म तो आई होगी उनको, जी। क्योंकि वो सही कह रही थी। उसी तरीके से मैं जो आप कह रही हैं सीजीआई के को लेकर के या राजीव कुमार जी को लेके, इनको अपनी साख का ध्यान खुद रखना चाहिए, नहीं तो आप शुतुरमुर्ग माने जाएंगे कि या तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, मुदहु आंख कतौ कछु नाई। उन्होंने कहा कि आंख बंद कर लो तो मान लीजिए दुनिया में सब ठीक ही ठीक है, या दूसरी कुछ कहावत है भी नहीं है। सावन के अंधे को हम्म। हरा ही हरा सूझता है। तो मेरा कहना है ये कहावतें जी। किन लोगों के लिए बने हैं? ऐसे लोगों के लिए बने हैं जो लोगों का दुख दर्द, उनकी मन की चिंता, उनके मन की व्यथा नहीं समझते हैं, उनके लिए बनी है। जी बिल्कुल। जी। बहुत चिंता की बात है सर, क्योंकि जो जिस साख की बात हो रही है, व्यक्ति तो चले जाएंगे लेकिन वो पद रहता है हमेशा। उस पद पर कोई नया व्यक्ति आता है, वो उसे कितना जीवंत करता है या और कितना मृतक मृतक बना देता है, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है एक बार फिर से। तो राजीव कुमार जो है, उन्होंने इस पद को कहाँ से कहाँ वो लेकर आए हैं, और सीजीआई भी कहाँ से कहाँ डीवाई चंद्रचूड़ लेकर सीजीआई के पद को। उससे पहले रंजन गोगोई बिल्कुल। कर चुके थे जो चीजें, तो उससे बहुत शॉक नहीं हुए लोग। चंद्रचूड़ जी से बहुत ज्यादा उम्मीद जरूर थी, लेकिन वो उम्मीद भी एक चिंता में जाते जाते बदल गई है लोगों के। अब मैं देखती हूँ कि खुद आप कई बार मुझसे पूछते हैं कि जनता क्या रिएक्शन देती है, तो मुझे इसी बात से याद आ रहा है कि जनता जब रिएक्शन देती है वीडियोस पर, हम जब अपलोड करते हैं,
तो उसमें साफ पता लगता है कि जनता उन लोगों की बात सुनना पसंद करती है। राहुल गांधी या मोदी की बात नहीं कह रहे हैं हम, वो उन लोगों की बात सुनना पसंद करती है जो कि इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने की बात कर रहे हैं, जो इस देश में हर गलत को गलत कह रहे हैं, वो बात जनता सुनना पसंद करती है। कोई एंटी मोदी या एंटी राहुल और प्रो राहुल नहीं है। यहाँ पर सही बात लोकतंत्र के आधार पर जो चल रही है उसी को सुनना चाहती है, और ये दोनों पद बहुत ज्यादा हमारे देश के लोकतंत्र में बहुत ज्यादा जरूरी है। इस देश के फ्यूचर के लिए, इसके हर पल के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद यही करते हैं कि, हालांकि अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं, आगे चर्चा में आपके साथ बढ़ाएंगे इस बात को अगली चर्चा में, कि जस्टिस संजीव खन्ना जो कि अगले सीजेआई होने जा रहे हैं, वो खुद कई चर्चाओं से पहले से घिरे हुए हैं। तो देखेंगे कि क्या बातें आगे निकल के आती है। लेकिन अभी ये पदों के लिए चिंता बनी हुई है, ये कैसे चिंता मुक्त होंगी ये जनता इन पदों को लेकर के, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत तरीके से आपने इस बात को सामने जो रखा है। उम्मीद है कि लोग इस बात को समझें और ये पद पर बैठे व्यक्तियों तक अगर ये बात जाती है तो उनको भी ये समझ में आए कि आखिरकार अंत में जो उनको चाहिए वो एक अच्छी क्लीन इमेज चाहिए, उनके जाने के बाद भी लोगों ने याद करे, जैसा जिक्र आपने किया वैसा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।